बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने क्लास 12th का एक टॉपिक लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है फंक्शन। बच्चों, फंक्शन आपका अगर कहा जाए तो 12th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता, बट फिर भी आपके आगे जितने भी प्रोग्राम बन रहे होते हैं वो सारे बेस्ड ऑन फंक्शन होते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे प्रोग्राम बनाएंगे तो वो थ्रू द फंक्शन ही यूज किए जाएंगे, इसीलिए हमें ये टॉपिक जानना बहुत जरूरी है। हम अगर बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन होता क्या है? एक जनरल सी बात है, जो फंक्शन होता है वो एक रीयूज कोड ब्लॉक होता है। रीयूज कोड ब्लॉक का मतलब है आप इसके कोड को बार बार रिपीट कर सकते हैं जितनी भी बार आप चाहें। तो यहाँ आपका फंक्शन का जो एक मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि फंक्शन आपका रीयूज ब्लॉक होता है। दूसरा पॉइंट अगर आप कह सकते हो तो ये आपके प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड करता है। पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि ये इनपुट पोर्शन अलग कर देता है और ये आपका आउटपुट पोर्शन, सॉरी, ये आपका इनपुट पोर्शन अलग कर देता है, प्लस इसके अलावा ये आपकी प्रोसेसिंग पोर्शन को बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। तो यहाँ दो अलग अलग पार्ट में काम होता है। तो यही आपका फंक्शन है और इसी को हम शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखने की हैं, क्योंकि जब आप लोग अपने आउटपुट्स को निकालेंगे तो उसमें फंक्शन से रिलेटेड ही आपके आउटपुट आते हैं। कैसे स्टेटमेंट काम करता है ये सब आपको देखना है। बेटा, हम यहाँ पर अगर देखें तो पहले बात की जाती है फंक्शन। तो फंक्शन एक रीयूज मेमोरी ब्लॉक होता है। इसे हम मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम्स के सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग को करते हैं। हमारे यहाँ पे इनपुट का कोई काम नहीं होता, ये एक प्रोसेसिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। दूसरी बात अगर कहा जाए, फंक्शन हमारे दो तरह के होते हैं। एक सॉरी, पाइथन में हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है मॉड्यूल जो इंपोर्ट किए जाते हैं आपके, और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसे यूडीएफ भी कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसे हम यूडीएफ भी कहते हैं। बेटा, जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ना, वो पाइथन में आपके ऑलरेडी पहले से ही बने बनाए होते हैं, आपने यूज भी किए हुए हैं। इनपुट एक फंक्शन है जो पाइथन लाइब्रेरी में स्टोर है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए, प्रिंट एक फंक्शन है, ये भी आपकी लाइब्रेरी के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या आ जाता है, ये आपके बिल्ट इन फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ पहले से ही बने बनाए लाइब्रेरी में होते हैं। दूसरा है आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल आपके वो होते हैं जो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं थ्रू द लाइब्रेरी। आपसे अगर बोला जाए कि आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शंस लगाने हैं तो आप इंपोर्ट मैथ करेंगे। अगर आपको कहीं आपसे अगर बोला जाए सीएसवी मॉड्यूल लगाने हैं तो आप इंपोर्ट सीएसवी करेंगे। तो ये वो मॉड्यूल होते हैं जो हमें खुद से कॉल करवाने पड़ते हैं। एंड द थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये वो फंक्शन होता है जो यूजर खुद से क्रिएट करता है अपने काम करने के लिए। लाइक अगर मैं बोलूँ मुझे कहीं एडिशन करना है, तो मैं एक एडिशन का अपना खुद अलग ब्लॉक बनाऊंगी और इनपुट करूंगी। तो ये क्या कहलाता है बेटा, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो यूजर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही लेकर चलता है। अब उसके बाद इन्हीं के लिए कहा जाए, जब हम फंक्शन के टाइप्स देखेंगे ना, तो फंक्शन के दो अलग अलग पार्ट भी होते हैं। पार्ट के लिए अगर बोला जाए तो ये क्या होते हैं, एक होता है प्योर फंक्शन और एक होता है इम्प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन वो होता है जिसमें हम हमारे फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन से अपनी वैल्यू को कॉल कराते हैं अपने मेन फंक्शन में। और इम्प्योर फंक्शन क्या होता है, जो विदाउट रिटर्न आपके आउटपुट को प्रिंट करता है थ्रू द फंक्शन। यहाँ पर अगर हमें अपने आउटपुट को प्रिंट कराना है तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का। रिटर्न स्टेटमेंट हमारे आउटपुट को वापस हमारे कंपाइलर यानी कि हमारे मेन में भेजने का काम करता है। बट जो इम्प्योर फंक्शन होता है, ये आपका वो फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप फंक्शन में ही रहकर अपने आउटपुट को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये विदाउट रिटर्न भी होता है। अगर हम एक सिंपल वे में समझना चाहें तो सिंपल मेथड इसका बस ये है बेटा, कि प्योर फंक्शन वो होते हैं जिसमें हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और इम्प्योर फंक्शन वो होते हैं जिसमें हम रिटर्न का यूज नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो ये चीजें ज्यादा अच्छे से नहीं क्लियर हुई, तो मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाती हूँ। बेटा, अगर आप उसका एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो इसका एक पहला पॉइंट, जो फंक्शन होता है वो पाइथन में डेफ कीवर्ड से असाइन किया जाता है। ध्यान रखना, जो फंक्शन होता है पाइथन में डेफ कीवर्ड से असाइन किया जाता है। डेफ भी एक कीवर्ड है, और मैंने आप लोगों को 11th में बताया भी था कि जो डेफ कीवर्ड होता है वो क्या है, वो आपका एक
फिक्स्ड मीनिंग है जो बदलेगा नहीं, इसीलिए आप डेफ को कहीं पर किसी और तरीके से यूज नहीं कर सकते। डेफ का फुल फॉर्म होता है डिफाइन, ठीक है। तो अब हम लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं एक एडिशन का ही प्रोग्राम बनाती हूँ क्योंकि ये एक सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है। तो मैंने आपसे बोला है कि एडिशन मुझे बनाना है, तो एडिशन का प्रोग्राम थ्रू द फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफ सम ब्रैकेट ओपन a कॉमा b, नाउ c इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न c, आफ्टर दैट a इज इक्वल्स टू int input, enter a, as it is b is equals to int input, enter b। और फिर उसके बाद आप लास्ट में बस ये लिखिए सम a कॉमा b। बेटा ये जो आपका प्रोग्राम बनाया है, अब आप इस प्रोग्राम में समझिएगा ये प्रोग्राम चलता किससे। बेटा सबसे जो मेन बात है वो ये ध्यान रखनी है कि आपके फंक्शन का कंपाइलर कैसे काम करता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली आउटपुट में अपने कंपाइलर की वर्किंग नहीं समझ पाते। तो आपको जो बात ध्यान रखनी है वो पहले कंपाइलर की है, मैं आपको वो प्रोसेस बता रही हूँ, तो आप उस प्रोसेस को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप अपने किसी भी प्रोग्राम को बनाएंगे या आपके सामने कोई भी प्रोग्राम दिया जाएगा, तो पहले आपके जो प्रोग्राम का कंपाइलर होगा जो वो सबसे पहले आपको कहाँ लेकर जाएगा, वो आपके मेन स्टेटमेंट में लेकर जाएगा जहां से आपकी वैल्यू इनपुट हो रही होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए में अपनी एक वैल्यू ली, बी में अपनी एक वैल्यू ली। तो अब ये दे रहा है सम ए कॉमा बी। तो आप जैसे ही देखिएगा सम ए कॉमा बी, तो ये ए और बी की वैल्यू को कहाँ लेकर जाएगा, सम में। आप अपने प्रोग्राम में देखिए आपको सम कहीं पर मिल रहा है, बिल्कुल। तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, अपने सम स्टेटमेंट पर, ठीक है। जब हमें सम स्टेटमेंट पे जाएंगे तो ये आपको क्या दे रहा है, ए कॉमा बी। आप जैसे ए कॉमा बी लेकर चलोगे, ठीक है। अब जैसे ही आप अपने ए कॉमा बी पर चलते हैं, तो जो आपने ए और बी की वैल्यू इनपुट की है वो यहाँ से प्लेस होकर इनके पास आ जाएगी। इनको क्या कहते हैं मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी, बट अभी मैं बस आपको वर्किंग बता रही हूँ। तो ए और बी की जो वैल्यू है वो यहाँ प्लेस हो जाएगी इन दोनों पैरामीटर्स के अंदर। अब सी का एडिशन होगा और रिटर्न सी, जैसे ही रिटर्न सी होगा तो ये जो सी की वैल्यू है बच्चों, वो किसके पास आ जाएगी, एक्स के पास। यानी कि ये इसकी वैल्यू को कहाँ रिटर्न कर देगा, आपके एक्स में, और आप एक्स की वैल्यू को रिटर्न करके डिस्प्ले करा सकते हो। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्म है, अगर आप देख कर चले तो वो ये है कि आपके पहले यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी की वैल्यू इनपुट हुई, आपके सम के थ्रू आपने कहाँ जंप किया, अपने सम फंक्शन पे, अपने फंक्शन मेथड के अंदर, वहां दो नंबर का एडिशन किया, और सी की जो वैल्यू थी वो आपको क्या करा दी गई, रिटर्न करा दी गई। जब आप रिटर्न करोगे ना बेटा, जो ये सी की वैल्यू, वो वैल्यू किसके पास आ जाएगी, एक्स के पास। और प्रिंट एक्स क्या कर देगा, आपके उस आउटपुट को आपके टर्मिनल विंडो पे डिस्प्ले करा देगा। ये जो मेथड कहलाया, ये मेथड है आपका प्योर फंक्शन। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं ये प्योर फंक्शन है, बेटा थ्रू द रिटर्न। हमने इसमें रिटर्न का यूज किया है, इसलिए ये हमारा एक प्योर फंक्शन कहलाता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कभी कभी आपके आउटपुट में रिटर्न आता है, कभी आपके आउटपुट में सिर्फ प्रिंट आता है, कभी आपको प्रोग्राम मिलता है जिसमें रिटर्न लिखकर प्रिंट करना होता है, और कभी आपको डायरेक्ट बनाना होता है। तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आने चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं इसके आगे आप लोगों को जो बनाकर बता रही हूँ बेटा, वो है आपका इम्प्योर फंक्शन। तो अब हम इम्प्योर फंक्शन पर काम करते हैं। आप देख सकते हैं सेम एज मेरा प्रोग्राम यही है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना, बस इम्प्योर फंक्शन के अंदर मुझे किस बात का ध्यान रखना है, मेरे आउटपुट को डिस्प्ले कराने का और मेरे फंक्शन को कॉल करने का। दैट्स इट। बेटा ये हमारा स्टेटमेंट बन गया, ये हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहलाता है हमारा इम्प्योर फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैंने कहीं पर भी रिटर्न का यूज नहीं किया। कैसे चलेगा, वही सिमिलर मेथड है आपका चलने का। सबसे पहले कंपाइलर आपको किस पर भेजेगा, ए और बी के ऊपर। आप ए और बी की वैल्यू इनपुट करिएगा, सम ए कॉमा बी। ये सम ए कॉमा बी आपको कहाँ प्लेस करेगा, आपके फंक्शन पे प्लेस करेगा, और ए और बी की वैल्यू यहाँ प्लेस हो जाएंगी। फिर सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों नंबर का एडिशन होगा और वो कहाँ क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। ये है आपका इम्प्योर फंक्शन। बच्चों आप लोगों को इम्प्योर फंक्शन की वर्किंग समझ में आई होगी। हमारे पास ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई।
अब हम इसमें जो मैंने आपसे कहा है ना, कुछ चीजें मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगी, तो मैं उन बातों को आपको आगे समझाती हूँ। अच्छा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट में मुझे वो टॉपिक पूछ लेना। इसके नोट्स मैं आपको 1 या 2 दिन के अंदर सेंड कर दूंगी, पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप लोग इसके नोट्स से भी स्टडी कर सकते हैं। और हम अभी आगे इसके 1 या 2 प्रोग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद हम अपने आगे के टॉपिक पर आएंगे, जो फाइल हैंडलिंग का टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हम यहाँ पर जो कुछ बातें हैं वो बता के चलते हैं बेटा। सबसे पहले जब आप इन प्रोग्राम्स को बनाते हो ना, तो यहाँ 2 चीजें बनती हैं। एक होता है फंक्शन का डेफिनेशन और एक होता है कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। ये 2 चीजें हमें हमेशा पता होनी चाहिए। फंक्शन डेफिनेशन वो होता है जो कोड ब्लॉक ऑफ फंक्शन होता है, जो आपके फंक्शन का कोड होता है, जिसके अंदर आप अपना पूरा काम कर रहे होते हैं। दैट इज द फंक्शन डेफिनेशन। बेटा आप इसको क्या बोल सकते हो? फंक्शन का डेफिनेशन, पहला पॉइंट। और कॉलिंग ऑफ द फंक्शन वो होता है जिससे आप अपने फंक्शन पर कॉल करते हैं। तो कॉलिंग ऑफ द फंक्शन हमेशा मेन में मिलता है आपको, और इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो डेफिनेशन आप हमेशा टॉप में असाइन करेंगे। एक और बात होती है, वो ये है कि बच्चे कभी-कभी कहते हैं मैम हम यहाँ पर ए बी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम ए बी यूज़ नहीं करें। तो हाँ, आप कर सकते हो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे वेरिएबल बदल सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि हम ए बी यूज़ कर रहे हैं तो ए बी ही यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके वैल्यू की कॉपी को ही लेकर जाएगा आपके फंक्शन के पैरामीटर के अंदर। ये भी हुआ, आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब मैं आती हूँ अपनी थर्ड मेन पॉइंट पर, वो ये है। आपको जो मैंने कहा था मैं आगे समझाऊंगी, वो ये है। बेटे यहाँ जब मैं आपको कॉलिंग ऑफ द फंक्शन में पैरामीटर्स लिख रही हूँ, तो ये जो हमारे होते हैं वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं, इन्हें किसी से वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है, ये तो खुद अपने पास वैल्यू ले लेते हैं, इनके पास ऑलरेडी वैल्यू होती है। इसीलिए जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं। लेकिन जो हमारे टॉप वाले पैरामीटर हैं, ये हमारे क्या है? फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर अगर हम इसे बोलते हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट होते हैं, ये एक्चुअल से कॉपी लेते हैं, ये एक्चुअल पैरामीटर की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करके रखते हैं अपने पास, तो ये कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर। इन सिंपल वे, एक्चुअल पैरामीटर इंडिपेंडेंट होते हैं एंड फॉर्मल पैरामीटर डिपेंड करते हैं हमारे एक्चुअल की वैल्यू पर। एक्चुअल में जो वैल्यू दी जाएगी वही हमारे फॉर्मल के अंदर भी दी जाती है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? तो ये तो हमारे फंक्शन का मेथड था, इतना आप लोगों को जितना बताया। आप चाहें तो अब हम इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो हम लोगों ने 11th में किए थे, वो हम इसमें कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों से एक और प्रोग्राम के बारे में बात करूं कि बेटा मुझे आप लोगों को सिंपल फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, कोई सीरीज करनी है, कुछ भी करना है, अगर हम उसमें फंक्शन के थ्रू करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो आइए हम देखते हैं उसको। मैंने आपको प्रोग्राम लिखा, एंटर एनी नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन। अब मैंने बस यूजिंग फंक्शन लिखा है, तो आप इसको प्योर से भी बना सकते हैं और आप इसको इम्प्योर से भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो बेटा मैं आपको इम्प्योर से बना के देती हूँ, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारा मेन बनेगा, तो हम मेन बनाने के लिए क्या करते हैं? अपना यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट कराते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है एंटर एनी नंबर। जब एंटर एनी नंबर जैसी एक बात बोली गई है, तो बेटा आपको एक नंबर तो इनपुट करना ही करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। दूसरी बात, जब आपने इसको कर लिया तो अब आपको अपने फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं एक आपका फैक्ट नाम का फंक्शन बनाती हूँ, जिसमें मैंने n की वैल्यू को कॉल करा दिया। अब हमें क्या करना है? हमारे डेफ पर जाना है, यानी कि हमें हमारा फंक्शन बनाना है। तो मैंने डेफ कीवर्ड के थ्रू फैक्ट नाम से एक फंक्शन बनाया, जिसमें हमने किसकी वैल्यू पास करा दी? n की वैल्यू। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें हमने
एफ की वैल्यू क्या असाइन कर दी, हमने एफ की वैल्यू 1 असाइन कर दी। नाउ आफ्टर दैट फॉर आई इन रेंज, कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगा ये आपका। अब आपका जगह फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको क्लियर होगा बच्चों, तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो मैं इसे कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाती हूँ, 1 से लेके n+1 तक चला सकती हूँ, या फिर इसका दूसरा मेथड है n से लेके 0 तक चला सकती हूँ। नाउ f इज इक्वल्स टू f इंटू आई, और फिर लास्ट में आकर आप क्या कर दीजिए, प्रिंट f। ये हो गया बेटा आप लोगों का प्रोग्राम। फैक्टोरियल आप लोगों को क्लियर होगा, अगर नहीं भी क्लियर हो तो मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ, एक बार आप स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगा। जो फैक्टोरियल होता है ना बच्चों, एक्चुअली फैक्टोरियल होता क्या है, किसी भी दिए गए नंबर को, कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो किसी भी दिए गए नंबर को अप टू 1 टाइम तक मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर रिटर्न होता है, वो आपका फैक्टोरियल नंबर होता है। तो जैसे मैं अगर आपसे बोलती हूँ 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120 एंड 120 इंटू 1 इज 120। तो मेरा फैक्टोरियल क्या निकल कर आना चाहिए 5 का, 120। तो बेटा मैंने यही किया है। अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एन के अंदर मैंने नंबर स्टोर करा दिया कि एन के पास क्या नंबर है, 5। नाउ फैक्ट एन, ये 5 कहाँ पहुंच गया हमारे पास, फैक्ट के पास पहुंच गया, फैक्ट के पास ये वैल्यू आ चुकी है। नाउ एफ इक्वल टू 1, अब एफ की वैल्यू हमने 1 मानी है। आपको ये बात क्लियर होगी क्योंकि ये प्रोग्राम्स 11 के हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप आगे की प्रोग्राम्स को देख लेना जो क्लास 11 के प्रोग्राम्स हैं। नाउ फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा एन प्लस 1, बेटा अगर आप यहाँ पर लेकर चलते हो तो रिसेंटली आई की जो वैल्यू है थ्रू द रेंज फंक्शन वो कहाँ से शुरू हुई, आई की वैल्यू अभी कितनी हो गई 1, एन से छोटी है बिल्कुल, ये हमें क्लियर है। तो मेरा स्टेटमेंट यहाँ लिखा है एफ इज इक्वल्स टू एफ इंटू आई। एफ की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 5 कितना आ गया 5। बेटा फिर आप जब लूप पे जाएंगे तो सॉरी, आई की वैल्यू कितनी है 5 और एफ की वैल्यू भी कितनी है आपकी 1, दोनों की वैल्यू 1 1 है। तो यहाँ पर एफ में मेरे पास क्या आ गया 1। फिर जब हम वापस जाएंगे तो वापस जाकर आपकी जो एफ की वैल्यू हो गई वो तो 1 हो गई, लेकिन अब आई की वैल्यू 2 हो गई है ना, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। थर्ड मैथ थर्ड हो जाएगी जब आई की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6। इसी तरह से जब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ पे 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, और जब यहाँ वैल्यू 5 हुई तो 24 इंटू 5 आपका कितना आ जाएगा बेटा 120। तो ये आपका हुआ फैक्टोरियल का प्रोग्राम। आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इस लूप को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट n कॉमा 0 माइनस 1, ये भी लूप आपका लग सकता है। इससे हमारा क्या है, एक प्रॉपर मेथड पता चलता है, क्योंकि जो फैक्टोरियल होता है वो ऑलवेज रिवर्स नंबर में निकल कर आता है। तो हम इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। आई होप आपको फंक्शन की ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे इसे कमेंट में दीजिएगा, मैं आपको दोबारा इस टॉपिक को क्लियर करा दूंगी। जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को इसके नोट्स 1 या 2 दिन के अंदर भेज दूंगी पीडीएफ में। आपको अगर ये क्लास समझ में आई हो तो आप इस क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।